तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के जो सराउंडिंग में जो स्पेस होता है उसमें वो रीजन होता है जिसमें किसी भी अगर हम दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसकी वैल्यू को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसको हमने डिफाइन किया था। अगर हम क्या रखते हैं उसमें कोई एक चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज पर अगर F फोर्स लगता है तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू सम सोर्स चार्ज। ठीक है, ये हमने बताया था कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज रखते हैं तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया था। उसकी हमने एसआई यूनिट भी बताया था। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और ये भी बताया था कि टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट जीरो। बिल्कुल जीरो नहीं, जीरो होगा तो फोर्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी बताया था हमने। इसके अलावा उसमें इक्वल टू एफ बाई क्यू हमारा रिलेशन आया था, उससे हमने फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई भी लिखा था। फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई क्या बता रहा था कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल क्यू को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। उसके हमने एक दो एप्लीकेशन भी बताए थे, जैसे कि मिल्टन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसका चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो आप पढ़ सकते हो। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है, इसके अलावा हमने स्केलर फील्ड भी बताया था। टेम्परेचर क्या होता है? स्केलर फील्ड, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, बट वेक्टर फील्ड का तो डायरेक्शन होगा। तो उस डायरेक्शन कैसे बताएंगे? जैसे इस कमरे में आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है किधर? जैसे कोई सोर्स होगा, उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसकी लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पूरे कमरे में फील्ड है, वो तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी होगी। तो फील्ड क्वांटिटी तो वो हर जगह होती है, नहीं होती है अगर वहाँ पे कोई चार्ज है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप की आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था। उसी तरीके से किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी रीजन में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इमेजिनरी कर्व होता है। क्या होता है? जैसे यहाँ पर क्या है, इस बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोर्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, नहीं होगा? तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल रखा, हमने क्या लिया? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा, यहाँ पे बोर्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा, तो किधर भागेगा वो? जिधर भागेगा उधर ही तो फोर्स लगेगा। ये बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव पर अपोजिट, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया उसको, तो वो इधर भागा, उसके ऊपर फोर्स क्या लगा? इस तरफ फोर्स लगा फोर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? इस तरफ होगी। और आगे जहां जहां चलता गया वो पाथ हमें मिला, वो क्या मिला? पाथ मिला। तो इसी इमेजिनरी पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? एक इमेजिनरी कर्व होता है इन द स्पेस, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? ये क्या होगा? एक इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व हो जाएगा, इमेजिनरी कर्व द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? इट इज एन इमेजिनरी कर्व इन स्पेस, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट on which
shows the direction of electric field। ठीक है, टेंजेंट की डायरेक्शन क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मींस टेंजेंट की डायरेक्शन मतलब जिधर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स कर लगेगा इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस तरफ। ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पे जो आपकी क्या आएगी, इस तरफ जहां जहां चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी। इस पॉइंट पे बोला जाए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट पे बोला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो एक क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को टच करती है, और एक क्या होगी आपकी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ आ गया? सिंपल सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी स्पेस में एक इमेजिनरी कर्व है जिस पर अगर हम क्या करते हैं, एक किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पर रखेंगे तो वो क्या होगा? उस कर्व पर टेंजेंट के अलोंग मूव करेगा। क्या मूव करेगा? उसके टेंजेंट के अलोंग उस पर फोर्स लगेगा, और टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगेगा तो वही फोर्स की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा? वो कैसे आएगा? उस पर टेंजेंट की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अलोंग द टेंजेंट आएगा। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी। बस हमें क्या करना है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रिक लाइन पर वो क्या होते हैं? आपके इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं, और हर साल ये तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन जरूर आना है। 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि इलेक्ट्रिक लाइन से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई दोनों में से किसी एक से आ सकता है। 1 नंबर का फिक्स है कि वो आनी है, और कहाँ से आएगा? इसकी प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैग्नेटिक फील्ड से मिलती जुलती हैं, तो कुछ क्या अलग है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टेंजेंट टू द इमेजिनरी कर्व। जो कर्व होगा उस पर टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होगा। कैसे निकालेंगे? उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन होगा। समझ आ गया? सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें। सेकंड प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो एक कंटिन्यूअस कर्व होगा, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं होंगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। किस टाइप का कर्व है? कंटिन्यूअस कर्व। मींस इसमें कोई ब्रेक नहीं होंगे, मींस ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जाएगा। एरो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। ठीक है, एरो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे गया, बीच में ब्रेक आ गया, ठीक है, फिर ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रीजन क्वेश्चन में क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व क्यों है? क्या रीजन होगा? देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो एक पूरा स्पेस में एक क्वांटिटी है, पूरी स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट है। तो वहाँ पर हर जगह किसी भी पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक लाइन के अलोंग मूव करेगा, मतलब उस पर फोर्स क्या लगेगा? कंटिन्यूअस लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स यहाँ तक लगा और इसके आगे नहीं लगा। तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी, कंटिन्यूअस फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तक फोर्स लगा, फिर नहीं लगा, फिर लगने लगा, और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी, बिकॉज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए। समझ आया? ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपकी सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सेम है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ही पढ़ा होगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर
इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। समझे आप? क्यों नहीं करती हैं? जैसे दो इलेक्ट्रिक लाइन है, एक इलेक्ट्रिक लाइन इधर, एक इलेक्ट्रिक लाइन इधर, ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो पता है नहीं कर सकती। रीजन क्या है? हमें तो रीजन चाहिए। रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक जो कंटीन्यूअस करंट पाथ होता है ना, वो ब्रेक हो सकता है। नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगा इस पॉइंट पर। अब जैसे इस कमरे में इलेक्ट्रिक है, आपसे बोला है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या है? दो डायरेक्शन हो सकती है। मतलब एक आदमी जा रहा है, या तो ईस्ट की तरफ जाएगा या वेस्ट की तरफ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ दोनों साथ एक साथ जा सकता है? किसी एक तरफ ही तो जाएगा। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक है, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन होगी या तो इधर होगी या इधर होगी। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक की? नहीं हो सकती। बट इंटरसेक्शन पॉइंट क्या शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है। ये तो शो कर रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली रीजन है। क्या रीजन है? इलेक्ट्रिक लाइंस, आपकी टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then there will be two directions of electric field at the intersection point. Intersection point पे क्या हो जाएंगी? दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सेम प्रॉपर्टी आपकी मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगी। समझ आ गया? सेम प्रॉपर्टी कहाँ आएगी? मैग्नेटिक फील्ड में। अब नेक्स्ट इसमें फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाएंगी? हमेशा एक कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनेंगे। इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म a closed loop। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, मतलब क्लोज पाथ नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आपसे बोलेंगे कि ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन पॉसिबल है, नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में पॉसिबल है। ऐसा इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी क्यों नहीं हो सकती? इलेक्ट्रिक लाइन क्यों नहीं हो सकती ऐसी? इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए। एक ही पाथ में तो इलेक्ट्रिक लाइन एक पॉइंट से जाएंगी दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तभी भी क्लोज पाथ नहीं आएंगे। क्या रीजन होगा? क्या होगा? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बताया था कूलम्ब फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स जिस फोर्स का वर्क डन उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। या दूसरे टर्म में, अगर उस फोर्स से किसी भी पार्टिकल को एक क्लोज पाथ में घुमाएंगे तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो। तो इस टाइप का फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स था, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा था? कूलम्ब फोर्स। उसी की तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है? तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए कभी भी वो क्लोज पाथ नहीं बनाएगी। अगर क्लोज पाथ बनाएगी तो वर्क डन जीरो होगा। क्लोज पाथ में तो वर्क डन जीरो होता है, इसलिए कभी भी क्लोज पाथ नहीं बनाती है। ठीक है, ये सिंपल सा रीजन ध्यान रखना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है? एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसलिए कभी भी ये क्लोज पाथ फॉर्म नहीं करेगी। समझ आया? तो क्लोज पाथ फॉर्म नहीं करेगी तो किस तरीके से इसका पाथ होगा? ठीक है, किस तरीके से पाथ होगा वो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो इलेक्ट्रिक लाइन अगर क्लोज पाथ फॉर्म नहीं करेगी तो मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी दूसरे पे खत्म होंगी, यही तो होगा। जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, जब वापस वहीं पे घूम के नहीं आ रही है तो यही तो होगा। तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, कहाँ पर खत्म होंगी? ठीक है, तो इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट
एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और कहाँ पे खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पर हमेशा टर्मिनेट होंगी। इस तरीके से होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से मतलब निकलेंगी। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर लेता जाएगा, ठीक है। सिंक होगा, सिंक जानते हैं, सिंक जिसमें हर चीज चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सिंक नहीं बोलते, ठीक है। किचन में वाला सिंक होता है, उसमें हर चीज डाल दो सब चली जाएगी, ठीक है, तो सिंक होता है। तो ये सिंक आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये क्या होगा, सिंक होगा, ठीक है। ये सोर्स हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर सिंक इसके लिए बोल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ से स्टार्ट होंगी, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगे। ये और इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इसकी को दोनों को कंबाइन कर देते हैं, हम दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस बनाते हैं, किस तरीके से बनेगी, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए ये तो पॉइंट चार्ज हो गए, जैसे क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये भी एक पॉइंट चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे के पास रख देते हैं तो किस टाइप से इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी, कैसे बनेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो दूर दूर रखे हुए हमने मान लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर खत्म हो जाती है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पर खत्म होगी, यही तो होगा। इससे निकली, इसके पास चली गई, अगर दूर दूर है तो इस तरीके से आएगी। पॉजिटिव से निकली, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन उनके बीच में अट्रैक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रिक लाइन से आप बता सकते हो कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को पास में रखेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी पास पास रहेंगी, कैसे रहेंगी, पास पास, उनकी जो पास में जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज होना चाहिए इधर, मतलब इस तरीके से एक दूसरे के पास आना चाहिए, ठीक है, ऐसे आएंगी। नेगेटिव पर तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होनी है, इधर से भी आ रही है, नहीं आ रही है, ऐसे इस पर तो इससे तो दूर जा रही है पॉजिटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट हो रही है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट हो रही है इस तरीके से, इसी तरीके से जाएगी पॉजिटिव चार्ज से, ये निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक निकल रही है, नेगेटिव की तरफ भाग रही है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे भाग रही है नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव पर आ रही है कहाँ से, पॉजिटिव की तरफ से, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से आ रही है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस बना सकते, मतलब जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है वो नेगेटिव पर टर्मिनेट होने की कोशिश कर रही है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा कहाँ पर होगा, बीच में या इधर, बीच में इधर, तो उसको हम 6 प्रॉपर्टी से बताते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया shows द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब किसी भी यूनिट एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं वो क्या होता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड होता है। मतलब हम क्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्या लिया, एक कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, इससे कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, 5 इलेक्ट्रिक लाइन बता रही है। अगर यही हम एरिया, इतनी साइज का एरिया इधर लेते हैं, इतनी साइज का एरिया इधर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट बी ले लेते हैं। यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, कितनी हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, यही बोल सकते हैं कितनी हो रही है,
3 इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ पर पास हो रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ज़्यादा पास हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस कम पास हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर भाग रही है एक दूसरे दूर दूर, यहाँ पर पास पास आ रही है, बिकॉज ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइन जिधर पास पास आ रही है तो ये क्या शो कर रहा है? अट्रैक्शन। इनके बीच में ये शो क्या कर रहा है? अट्रैक्शन शो कर रहा है। और दूर दूर जा रही है यहाँ पर दूर, तो यहाँ पे तो और चार्ज है नहीं, तो रिपल्सन नहीं बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ पर होगा? ए पर कि बी पर? ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बी से ज्यादा होगा, नहीं होगा? तो ए पर इलेक्ट्रिक लाइंस आपकी ज्यादा है, बी पर क्या है? कम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस से हम बता सकते हैं पर यूनिट एरिया से कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ठीक है, सेम अगर आप क्या बनाओगे, और यहाँ पे शो क्या कर रहा है? क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द अट्रैक्शन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्जेंस हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं अट्रैक्शन। अगर यही हम किसके लिए बनाते हैं? तो पॉजिटिव के लिए। तो कैसे बनेगा? बना सकते हैं पॉजिटिव के लिए। ये पॉजिटिव को पास में रख दिया, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। तो अब इसमें तो क्या होगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा वो इसके पास तो जाएगा नहीं, बिकॉज ये तो खुद ओरिजिनेट कर रहा है। पॉजिटिव पे तो इलेक्ट्रिक लाइन टर्मिनेट नहीं होती, इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ पर टर्मिनेट होती है? नेगेटिव पर। तो एक खुद ओरिजिनेट कर रहा है और दोनों, इसलिए दोनों क्या करेंगे? रिपेल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकला लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंचा, तो कहाँ जाएगा? ऊपर मतलब कहीं जाएगा नेगेटिव पर, जहाँ पे उसको नेगेटिव मिलेगा। सिमिलरली इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी वो भी जाएगी जहाँ पर उसको नेगेटिव मिलेगा, ऐसी तो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से निकली और ऐसे चले गई, और इससे भी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकली और ऐसे चली गई। ठीक है, हम मान लेंगे कि इसको नेगेटिव कहाँ इनफाइनाइट में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से लाइन बना लेते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पर आ जाएगी। समझ आया? तो इलेक्ट्रिक लाइन बीच में खाली जगह बन जाती है, और इस तरफ जाएगी तो इस तरफ तो सीधी चली जाएगी। इलेक्ट्रिक लाइन तो क्या चली जाएगी? सीधी। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती जाएगी? आपकी बेंड होती जाएगी। बिकॉज क्या होगा? यहाँ पर दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रिक लाइंस दूर जाती हुई दिखेंगी। कैसी दिख रही है? दूर जाती हुई। और दूर जाती हुई इस तरफ क्या होंगी? आपकी कन्वर्ज होंगी, उस तरफ क्या होंगी? अवे जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस आपकी आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी इस तरीके से, पर सिमिलर चार्ज की वजह से। दोनों चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक लाइन शो कर रहा है। यहाँ से क्या होगा? दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे दूर भाग रही है, नहीं भाग रही है। यहाँ पे बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या होगा? जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या होगा? जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड होगा जीरो। ठीक है, एक खाली जगह है, इसको नल पॉइंट भी बोल सकते हो आप, आगे जाके बोलेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक देखोगे, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से देखें, फिर से परमिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे उतनी एरिया बनाते हैं और यहाँ पर यूनिट एरिया बनाएंगे। इसको हम क्या बोल देते हैं? ए, इसको बोल देते हैं बी। तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा? बी पर ज़्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बहुत कम रहेगा और ऑलमोस्ट जीरो के बराबर रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक एट ए विल बी लेस देन इलेक्ट्रिक एट बी। और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है किसका? इलेक्ट्रिक लाइंस का। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्या शो करेगा? रिपल्सन। इस इलेक्ट्रिक लाइन से यहाँ पर दूर दूर जा रही है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइन दूर दूर जा रही है वो क्या बताएगा? इनका रिपल्सन बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा यहाँ पर? रिपल्सन। तो कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बिटवीन द चार्जेस शोज द अट्रैक्शन एंड द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बिटवीन द टू चार्जेस शोज द रिपल्सन। दो चार्जेस के बीच में जो डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक लाइंस का वो रिपल्सन बताएगा। इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे दूर जा रही है तो रिपल्सन, और पास पास आ रही है तो अट्रैक्शन। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसी की तरफ जा रही थी तो कन्वर्स कर रही है। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्स कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया से आप क्या बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ पर ज्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना बता सकते हैं, कहाँ पर ज्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस बना लिया। एक सिंगल पॉइंट चार्ज पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑरिजिनेट करेंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगी। पॉजिटिव नेगेटिव पर की वजह से इस तरीके से हो जाएंगी,
पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से इसी तरीके से होगी, नहीं, अगर नेगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो भी ऐसे ही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, बिकॉज नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक लाइन उसकी तरफ आएगी, ये आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इस टाइप का जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं, तो अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन को डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन होगी। ये दो कोई अपोजिट चार्ज है, दो आपके सिमिलर चार्ज है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन्स बनाने के लिए जनरली पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा जाएगा, आप ये ड्रॉ कर सकते हो। समझ आ गया? अब इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स के अकॉर्डिंग जैसे हमने दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, बताइए दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, क्या बताइए दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड? एक क्या बताई थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, and non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? फिक्स होगा। तो अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, बिल्कुल आपकी एक ही डायरेक्शन में सारी इलेक्ट्रिक लाइंस और पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है। कैसे है? इस तरीके से पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस होनी चाहिए, स्पेस सबके बीच में बराबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगी? आपकी इक्वली स्पेस्ड होगी, इनके बीच में स्पेस क्या रहेगा? सेम। डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। समझ आ गया? ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्या देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक डायरेक्शन सेम नहीं है और सेपरेशन भी सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुना? यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन सेम है सबका, सारी इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन सेम है? नहीं, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और स्पेस भी सेम है सब में, स्पेस सेम है? हाँ, नहीं स्पेस अलग अलग है, अलग अलग है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, इन दोनों के बीच में अलग अलग है, तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डायग्राम फॉर्म में भी बता सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में सेपरेशन सेम है और डायरेक्शन सेम है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर उनके बीच में सेपरेशन अलग अलग है और डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ आ गया? तो ये हमारी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेसिक क्या थी? प्रॉपर्टीज थी, जिनको हम क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे आपको इम्पोर्टेंट है। समझ आ गया? ठीक है, तो यहाँ में क्या रखना है? चीज़ ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी जो यहाँ पर है। और भी आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ चार्ज आएंगे, जैसे आगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी आएंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आएंगे जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस और हम ड्रॉ करेंगे। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक होता है, इसका सोर्स एक आएगा, क्या होता है? एक इनफाइनाइट चार्ज सीट होगा, जिसकी वजह से इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। समझ आया? ठीक है, तो हमें यहाँ भी क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक लाइंस पता होना चाहिए, क्या होती है उनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली पता होना चाहिए। समझ आ गए? चलो, तो हम फिर अब डिस्कस करते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके हमें फॉर्मूले निकालना है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब हमारे क्या है यहाँ पर? फॉर्मूले का डेरिवेशन है, और फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप से होंगे जैसे कूलम्स लॉ में करते थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको फॉर्मूले ही ट्राई करना है। समझ आया? तो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जैसे अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर क्या रखते हैं वहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो उस पर जितना फोर्स लगेगा वो वहाँ पर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकते हैं, पॉइंट चार्ज हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर दो चार्ज हो सकते हैं, दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, या फिर चार्ज किसी सीट पे हो सकता है, जैसे लाइन है, वायर के ऊपर पूरा चार्ज है, तो उसकी वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नहीं होगा, कोई एक चार्ज सीट है, पूरी बड़ी सी सीट है, इनफाइनाइट सीट,
उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज। सपोज हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया Q, हमने क्या ले लिया, एक Q चार्ज लिया। इस Q चार्ज से आपको किसी डिस्टेंस R पर, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है R डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो बताना है पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन तो पता है हमें, किधर होगा, P से अवे होगा, ये तो होगा किधर होगा, अवे, ये हमने पहले ही बताया था। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q क्या है, सोर्स चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये क्या है आपका सोर्स चार्ज। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, हम इस पर क्या रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे, या फिर एक टेस्ट चार्ज रख दो, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालेंगे, और फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हमने क्या रखा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। ठीक है, Q0 क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो Q क्या हो गया, Q हो गया आपका पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और Q0 क्या होगा, Q0 ये आपका टेस्ट चार्ज, Q0 टेस्ट चार्ज हो गया। Q0 की वैल्यू हमने बताया था टेंडिंग टू 0 होगा, यही होगा। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q द सोर्स चार्ज, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q चार्ज Q की वजह से फोर्स निकालेंगे, कितना आएगा, F इक्वल टू क्या आएगा, K Q1 Q2, Q1 Q2 पर R स्क्वायर होता है, ये होता है। तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा, कितना फोर्स होगा। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, Q0 पर अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगा, नहीं होगा, ये फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा किस पर, Q0 पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये तो था। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, KQ/R स्क्वायर, ये तो आया, क्या है फॉर्मूला, KQ/R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, Q की, सोर्स चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q0 तो टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू हमने क्या लिया है, टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू तो टेंडिंग टू 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, आपकी चार्ज Q, इसकी वैल्यू क्या है, KQ/R स्क्वायर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन बताया था हमने, डायरेक्शन किधर होता है, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अवे होगा। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होता है, उस चार्ज से दूर होता है। पॉजिटिव चार्ज से क्या रहेगा, दूर रहेगा इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगा, KQ/R स्क्वायर, यही तो होगा कि नहीं होगा, इतना इलेक्ट्रिक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बता रहा है, एक चीज तो क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है नहीं Q। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज का, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर इस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम था तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2 कूलम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, 3 कूलम किया तो और बढ़ गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ बढ़ेगी। और क्या हो जाएगा इसके अलावा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या होगी, कम होगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कम होगी। ये दो चीज हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, जिस फॉर्मूले से पता चल रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ये तो होगी। इसको आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में समझ सकते हैं, किससे, इलेक्ट्रिक लाइन से नहीं समझ सकते। अगर आप इसको क्या करोगे, ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रिक लाइन से, इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस बनाओगे तो आपको क्लियरली उसी में समझ में आ जाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ तो क्या करेगी आपकी बढ़ेगी, उसके साथ डिस्टेंस के साथ कम होगी, ठीक है। तो अगर आप क्या समझोगे इसको, इलेक्ट्रिक लाइंस से समझोगे तो कैसे होगा। तो हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। हमने क्या किया था, यहाँ से कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पर पूछा था इलेक्ट्रिक क्या होगा, आर डिस्टेंस, के क्यू बाई आर स्क्वायर आया, उसकी डायरेक्शन किधर आई, पॉजिटिव चार्ज से हमें। तो यही तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस में ही बताया था, क्या बताया था, इलेक्ट्रिक लाइंस किधर जाती हैं, अभी जाती हैं। तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन इधर ही होगी, तो अभी जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर बनाओगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या आएंगी, एक पॉइंट चार्ज है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस आती हैं, नहीं आती है। पॉइंट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या निकलेंगी, इससे बाहर निकलेंगी। और ये क्या बनाएंगे कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पॉइंट होता है, पॉइंट क्या, बल्ब है, बल्ब है, बल्ब को यहाँ पे रखेंगे तो उसकी लाइट कहाँ कहाँ मिल जाएगी, चारों तरफ जाएगी। मतलब उसके चारों तरफ अगर स्फीयर बना देंगे तो पूरे स्फीयर में लाइट आएगी, ऐसे ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, वो इधर भी जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, आगे भी जाएंगी, इधर भी, पूरे स्फीयर में निकलेंगी। स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, बिल्कुल सिमेट्रिक, ऑल डायरेक्शंस में जाएंगी, इस तरीके से नहीं जाएंगी, ऑल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। अगर आप क्या बना देते हो, इस तरीके से एक स्फीयर बना देते हो तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, उस स्फीयर के सेंटर पर होगा। इसलिए इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्फीयर को स्फेरिकली, इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे इलेक्ट्रिक क्या होगा, एक स्फीयर के हर पार्ट में इक्वली जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर हर पॉइंट पे देखोगे, चाहे आप इस पॉइंट पे देख लो, अगर स्फीयर है, चाहे इस पॉइंट पे देखो, 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 चाहे इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नहीं रहेगा, वो डिस्टेंस सेम है ना। इस चार्ज से ये वाली डिस्टेंस, स्फीयर तो जानते हो, अगर ये चार्ज क्या होगा, स्फीयर के सेंटर पर होगा तो चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस उसकी रेडियस होगी। तो जितनी डिस्टेंस है उतनी ये उतनी ये, डिस्टेंस बराबर है, चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी हर पॉइंट पर। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम, ठीक है। हर पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, इसलिए इसको स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर सेम डिस्टेंस पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम। बट अगर आप अलग अलग डिस्टेंस पे देखोगे, जैसे एक और हम स्फीयर बना लेते हैं, एक और हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लेते हैं इस तरीके से। अगर एक और आप कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाओगे, इस तरीके से बना लेते हैं हम, तो उस स्फीयर पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं, ठीक है, जैसे एक और स्फीयर बना लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे एक मान लिया ए, यहाँ पे लिया हमने बी, और यहाँ पे लिया हमने सी, एक पॉइंट ले लिया। अब तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर करते हैं। ए और बी में, ए और सी में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ए और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ पर होगा, ए और सी पर सेम होगा, वो सेम स्फीयर पर है तो सेम डिस्टेंस होगा आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए इक्वल टू सी होगा। ए और बी में सेम होगा कि अलग अलग, क्यों, इसमें पास में, हाँ, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज से डिस्टेंस क्या हो रही है, अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज से डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। अगर चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, बिकॉज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ए और बी में से किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ए पर ज्यादा होगी, पास में होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब क्या होगा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बी से क्या होगी,
ज़्यादा, और सी पर तो सेम ही होगी, नहीं होगी? हाँ ए सी इन सारे पॉइंट्स पे तो सेम ही रहनी है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम ज़्यादा कम ज़्यादा। यहाँ पे ऐसी होगी, ठीक है? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। इसके अलावा आप इसको दूसरे तरीके से फॉर्मूले से तो बता ही सकते हैं। फॉर्मूले के अलावा हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स में भी प्रॉपर्टी पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उससे भी बता सकते हैं। नहीं बता सकते? कैसे बताएंगे? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स पास पास है, नहीं है? और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स दूर दूर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा, यहाँ पर कम होगा, उससे भी बता सकते हैं, उससे मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो वही जो चीज़ हमने इलेक्ट्रिक लाइन में बताई थी वही यहाँ पर क्या आ गई? फॉर्मूले के फॉर्म में आ गई बनकर, ठीक है? तो ये हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसी होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू होता है। समझ आ गया ये? ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं। इसको अगर आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस चार्ज का ग्राफ बनाएंगे, ई वर्सेस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अगर चार्ज की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और चार्ज का वैल्यू 1 यूनिट तो क्या होगा? 1 यूनिट के बड़ी बढ़ती जाएगी। इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है? इसका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आ जाएगा। समझ आएगा? ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं, ई वर्सेस आर, आर क्या है? क्या था? आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, किसी भी पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस, जैसे पॉइंट था उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? याद है 11th में पढ़ा होगा, पढ़ा था? पैराबोला, हाइपरबोला, क्वाड्रेचर पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी। तो जहाँ पर भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कुछ भी आता है तो उसका ग्राफ क्या होता है? हाइपरबोलिक होता है, ठीक है? ये थोड़ी सी मैथ्स हमें ध्यान रखना है। y = 1/x या 1/x², इन सब के ग्राफ कैसे होते हैं? हाइपरबोलिक। कैसे ग्राफ होते हैं? इस तरीके से ग्राफ होते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये y और x, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है? शेप सबका ऐसे ही रहता है, बस थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, ठीक है? जिसको हम आगे जाके कंपेयर करेंगे जब पोटेंशियल आएगा तो, ठीक है? यहाँ पर तो अभी कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक को क्या ले लो? y, r को क्या ले लो? x, तो उसका वेरिएशन भी किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आएगा, हाइपरबोलिक वेरिएशन। ये क्या बता रहा है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मींस r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक कम होगा, r 0 होगा इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट होगा, ठीक है? 0 पे तो वैसे भी डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं इसके। जैसे जैसे इधर जाएंगे, ठीक है, r की वैल्यू तो इलेक्ट्रिक और कम होते जाएगी, और आगे जाएंगे तो और कम होगी, और जाएंगे तो लगभग r इनफाइनाइट चले जाएंगे तो 0 हो जाएगी, ठीक है? और चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ इलेक्ट्रिक क्या हो रही है? पॉजिटिव। समझ आया? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और उसकी क्या है? कहानी है, ठीक है? फॉर्मूला है किस तरीके से इलेक्ट्रिक वेरी करेगा, उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ कैसे वेरी करेगा, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसी होगी, इलेक्ट्रिक लाइन से आप कैसे बताओगे कहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और उसका ग्राफिकल वेरिएशन क्या होगा। ये ग्राफिकल वेरिएशन भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी बनाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? अब इसी पे छोटे सा एग्जाम्पल भी कर सकते हो आप, जैसे आपको कोई चार्ज दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग वैसे ही होंगे आपके जैसे कूलम्स लॉ में पूछे जाते थे, तो वो भी हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसमें करने वाले हैं नहीं, ठीक है? बस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी से क्लियर होगा। जैसे इस तरीके से ले लेते हैं हम सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे दो चार्ज रखे हुए हैं, किसी लाइन पर ही रखे हुए हैं, यहाँ पर एक रखा हुआ है 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है, ठीक है? यहाँ पे क्या रखा हुआ है? 2 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है, रखा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, आपका कुछ 2 मीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। ये क्या हो जाएगा? O इनका सेंटर हो जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल ले लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव ले लो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। आपसे पूछा गया कि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्या होगा निकाल सकते हैं। ए की वजह से इलेक्ट्रिक निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, ओ की उसकी बी की वजह से इलेक्ट्रिक निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन को हेड सेपरेट कर देंगे। इसी को तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो वही सेम यहाँ पे मिलाएंगे, नहीं लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, बाकी सॉल्व कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख सकते हो। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मीन्स किसी भी पॉइंट पर अगर आपको क्या निकालना है, पॉइंट P है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ पे Q3 है, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E1, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E2, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E3, और सबको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। यही तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E क्या हो जाएगा पॉइंट P पर, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे वहाँ पर फोर्स था, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉल्व करने का तरीका सब कुछ वही है, बस वहाँ पे K/1 Q2/r² आता था, यहाँ पे K/r² आएगा, इतना डिफरेंस। ठीक है, वहाँ फोर्स निकालते थे, यहाँ फील्ड निकालेंगे, वही कंपोनेंट मेथड भी वही होगा, समझ आया। कंपोनेंट मेथड भी वही रहेगा जो वहाँ पे यूज किया था। और अगर लीनियर वाला केस होगा तो सीधा ऐड है, सेपरेट करना है। ठीक है, और बाकी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन यही रहेगा। वेक्टर फॉर्म में दिया तो सीधा ऐड कर सकते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, कंपोनेंट मेथड से उसको सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गया। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट ए ओ पर क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, किसकी वजह से, चार्ज ए की वजह से। ए पर जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसकी वजह से ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज से अभी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बताया था। इसको क्या लिख लेते हैं, ई ए, यही तो होगा, ई ए होगा। ई ए की वैल्यू लिख सकते हैं, ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए K/r², K/r², तो K इंटू 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ अपन डिस्टेंस क्या होगी, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, इतना होगा। अब O पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, B की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नहीं होगा, इस तरफ। इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, ये क्या हो, K/r² इतना हो जाएगा। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, EB, B की वजह से, वो डिस्टेंस तो सेम है, चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक ज्यादा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इक्वल टू EB माइनस EA। B में से एक को माइनस कर दो, तो B में से एक को माइनस कर दो, K इंटू क्या बचेगा, 10⁻⁶/1²। ये 2 है, ये 1 है, तो एक बचेगा। K की वैल्यू ऑलरेडी पता है, 9 इंटू 10⁻⁹, ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻3। और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, किसकी तरफ होगी, ए की तरफ। कौन सी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स ए, इसकी तरफ टुवर्ड्स ए, ए की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो फोर्स निकालते थे, नहीं निकालते थे, फोर्स एफ ए निकाला, एफ बी निकाला, बस वहाँ पे क्या था, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख देते थे कि इस पर चार्ज को फोर्स निकालो। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, फोर्स होता है, यूनिट चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है जिसको फोर्स निकालना है। ये तो ठीक है, बस इतना सा समझ आ गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, प्लेन में भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, प्लेन ऑब्जेक्ट में कर सकते हो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जैसे क्या लेते हैं, एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं।
सपोज हम क्या ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं इस तरीके से। क्या लिया, एक स्क्वायर ले लिया जिसकी साइड कितनी है 1 मीटर, स्क्वायर लिया, साइड 1 मीटर। यहाँ पर चार्जेस ले लो, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी भी एक 1 माइक्रोकूलम पर, निकाल सकते हैं। किसी भी एक 1 माइक्रोकूलम पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी में भी निकाल लो, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, तरीका तो वही है। क्या तरीका होगा, सी पर निकालना है, सी पर निकालना तो क्या हो जाएगा, बी और सी पर निकालना तो बी और सी पर निकालना है तो ए की वजह से निकालेंगे, बी की वजह से निकालेंगे और डी की वजह से निकालेंगे और सबको वेक्टर फॉर्म में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे कंपोनेंट करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर निकाल रहे हैं, ए की वजह से निकालेंगे कब, ए की वजह से इसके अलावा होगी नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इधर होगी, बी की वजह से इस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, और डी की वजह से इस तरफ होगी, ठीक है। सबका रिजल्टेंट जो नेट आएगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितना होगा, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये 1 है मीटर, ये 1 मीटर तो √2 होगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर तो होगा 1 × 10⁻⁶ बाई √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ये होगा। तो k × 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी लिखेंगे k × q बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और सेम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी आएगा, डी आएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम, इसको ई ले लेते हैं और ए क्या होगा तो E/2, ये होगा, ये क्या हो जाएगा E/2। तो ये आपका क्या होगा, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E/2, ये कितना हो गया ई हो गया और ये कितना हो गया ई हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है तो कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्शन अलग अलग है, कंपोनेंट कर लो, कंपोनेंट तो करना पड़ेगा। अब स्क्वायर है तो एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये तो होगा, स्क्वायर है तो एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। कंपोनेंट कर सकते हैं, किसका कंपोनेंट करेंगे, ये 45 का उसके ऊपर पड़ेगा, हाँ सी का, किसका कंपोनेंट, कौन सी इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट किधर करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, एक्स वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे। तो ए तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में, ए ऑलरेडी वाई में, ये नहीं है एक्स वाई में, तो इसको एक्स वाई में लाना चाहेंगे, तो एक्स वाई में लाएंगे E/2। तो यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सी पार्टिकल है, ये आपका ई पर इधर लग रहा है, इधर ई लग रहा है, इधर भी ई लग रहा है, और ये क्या है E/2। ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री। तो अब ये दोनों तो ऑलरेडी एक्स और वाई डायरेक्शन में है, अगर आप एक्स वाई डायरेक्शन इस तरीके से लेते हो एक्स और वाई ये लेंगे, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा E/2 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जिससे एंगल बनाता है वो कंपोनेंट कितना होता है, ये ई cos ई है sin E/2 cos 45, ये होगा, जिससे एंगल बनाता है cos कंपोनेंट होता है। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा sin कंपोनेंट, तो ये E/2 sin 45, ठीक है। इस तरीके से कंपोनेंट हो गए। तो इस इलेक्ट्रिक का इधर कंपोनेंट के लिए इधर कंपोनेंट, अब क्या करेंगे नेट एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे। नेट एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, नेट एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएंगे E प्लस E/2 cos 45 डिग्री, यही होगा E प्लस E/2 cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू E कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1/2√2, यही होते cos 45 की वैल्यू। y कंपोनेंट कितना होगा E प्लस
E ई बाई टू साइन 45, यही तो होगा ई प्लस ई बाई टू साइन 45। इसकी वैल्यू क्या आएगी ई और 1 प्लस 1 बाई 2 रूट ई की वैल्यू तो पता है वो रखा हुआ है, तो रख देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ई एक्स और ई वाई क्या है सेम, तो ये कितना आ जाएगा ई एक्स रूट 2, यही तो आएगा। ई एक्स और ई वाई सेम है तो दोनों को ई एक्स स्क्वायर, इसको भी ई एक्स स्क्वायर है तो 2 ई एक्स स्क्वायर आएगा, तो ई एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा, ई एक्स और रूट 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से ई एक्स की वैल्यू रख देंगे। ई एक्स की वैल्यू आएगा ई 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2। यही होगा नहीं होगा, नहीं होगा। रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, रूट 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ई और ये रूट 2 प्लस 1 बाई 2। ई की वैल्यू क्या था, ई की वैल्यू वहाँ से रख देते हैं। यहाँ से कितना आएगा ई की वैल्यू, ये आएगा 9 इंटू 10 पावर 3, यही आएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू ये लिख सकते हैं आपका रूट 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया। इसका क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालना है तो एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, नेट एक्स और नेट वाई का डायरेक्शन से एंगल निकाल सकते हैं। कितना आएगा एंगल, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर ई एक्स है, यहाँ पर ई वाई है और यहाँ पर ई नेट है, यही है ई एक्स ये ई वाई, तो ये ई नेट हो जाएगा। ये एंगल थीटा निकालो। थीटा कैसे आएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा हो जाएगा आपका ई वाई बाई ई एक्स। ये होता है ई वाई और ई एक्स बराबर, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1, ई वाई एक्स क्या है बराबर है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। टेन थीटा की वैल्यू 1 किसके लिए होती है 45 के लिए, तो 45 डिग्री किससे होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा हॉरिजॉन्टल साइड सी डी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 45 डिग्री हो जाएगा। ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, चलो कूलम्स लॉ में जिस तरीके से सॉल्व किए थे उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ठीक है, वही सेम आपका कंपोनेंट मेथड है, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको यूज करना है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इन बहुत सारे चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर लिखेंगे और उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे कंपोनेंट करके क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो नेट एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, नेट वाई कंपोनेंट निकालेंगे, नेट एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, नेट वाई कंपोनेंट आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स, इससे डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल है एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हम करेंगे बिकॉज सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे जैसे हमने किसमें किए थे कूलम्स लॉ में, सारे क्वेश्चन वही होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पर कूलम्स फोर्स कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी कहानी उसी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला याद रखना है पॉइंट चार्ज की वजह से। ये सारे कुछ फॉर्मूले कौन सा लगेगा इनमें, सब में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला होता है के की बाई आर स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला बस हमें याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। इसकी वजह इसके अलावा डायरेक्शन भी याद रखना है। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। किसकी तरफ होगा टुवर्ड्स द चार्ज। जैसे यहाँ पर हमने रखा हुआ है ये प्लस ये माइनस 10 कूलम रखा है, माइनस 10 कूलम या फिर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट जाएगा, ऐसा होगा किस तरफ दूर होगा 10 की तरफ होगा, किसकी तरफ होगा इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है क्योंकि पॉजिटिव में सॉल्व करते हैं और नेगेटिव का ध्यान नहीं रखते। ठीक है,
जब भी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे किसी पॉइंट पर तो उसकी डायरेक्शन उसकी तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक निकालेंगे तो उसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, उससे अवे होगा। समझ आया? ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इस तरीके से समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या रखा है। जैसे यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। इस तरीके से रखा है। आपसे बोला गया कि इनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक निकालो, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक निकालो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो अगर ए की वजह से इलेक्ट्रिक लिखेंगे तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक किधर आएगा, अवे इस तरफ आएगा ए की वजह से इलेक्ट्रिक, और बी की वजह से इलेक्ट्रिक किधर आएगा, बी की वजह से किधर आएगा, बी की तरफ। बी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर होता है, उसी की तरफ होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक उसी की तरफ होगा, ये चीज ध्यान रखना। यही गड़बड़ होता है आपका नेगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है। जब भी नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं तो फोर्स भी नेगेटिव की तरफ लगेगा, और फोर्स नेगेटिव की तरफ कब लगेगा, जब क्या होगा, जब वो चार्ज यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, ठीक है, तब लगता है। इस अपोजिट चार्ज में तो अट्रैक्शन रिपल्सन से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए आप यहाँ पे कुछ नहीं सोचना हमें। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक उसी की तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक उससे अवे होगा, ठीक है। बाकी तो मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें कर देना है। समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस कर लिया पूरे में। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन तो हमने बता ही चुके थे। इसके अलावा आज हमने क्या डिस्कस किया, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, k/r²। उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है और उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ कैसे वेरी करता है। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक लाइंस भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस एक इमेजिनरी कर्व होता है जहाँ पर टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उसकी प्रॉपर्टी बचाई, 3-4 प्रॉपर्टी होती है। कंजर्वेटिव जो आपकी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक की वजह से प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन एक कंटिन्यूस क्या होता है, कर्व होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइन्स के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड बताएंगे तो कैसे बताते हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया से। और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स भी ड्रॉ यहाँ पर किया। अगर हम 2 पॉजिटिव नेगेटिव को रख देते हैं चार्जेस को तो कैसी इलेक्ट्रिक लाइन बनेगी, अगर 2 पॉजिटिव को रख देंगे तो कैसी इलेक्ट्रिक लाइन्स बनेगी। समझा? अब 2 क्या 4 को रख दो, 8 को रख दो, 10 को रख दो तो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं।